अब आप एक बार अंतर समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब डिफरेंस क्या होता है। अब इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं भी। नॉर्मेलिटी के लिए एक हमारा फार्मूला होता है n फैक्टर मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी, कि अगर आप मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपकी नॉर्मेलिटी आ जाती है। अब काफी स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये n फैक्टर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के फाइनल एग्जाम के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस केवल एमसीक्यू बीएससी फाइनल ईयर के लिए नहीं है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस के लिए या फिर इवन अगर आप नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू। साथ के साथ जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि मेरे को कि हाँ इसमें हिंट देने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बताने की जरूरत है, साथ में मैं आपको वो भी बताऊंगा। और आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी के साथ करना है। बारीकी के साथ मेरा करने का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि एक किसी टाइप की प्रॉपर्टी पूछ ली गई। अब सेकंड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें केवल स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। अगर पूछा मान लिया मोलैरिटी गया है तो फार्मूला तो आपको वही लगाना है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो टाइप रहने वाली है क्वेश्चंस की वो इन्हीं से रिलेटेड होगी। मतलब क्या है कि स्टेटमेंट आपकी केवल चेंज हो सकती है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से बनेंगे। क्लियर है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी एमसीक्यूज विद आंसर यूनिट सॉल्यूशन। तो बीएससी फाइनल ईयर हो चाहे किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में हो सकता है, तो उसके लिए आप जो अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप कंसीडर कर लें कि आपके सिलेबस के अंदर सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारी नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या बताना है भाई, मोलैरिटी बतानी है किसकी, 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की, और आंसर आपका 2 नॉर्मल, बी है 4 नॉर्मल, सी है n/2 और डी है n/4। इस प्रकार से आपके आंसर्स दिए गए हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं भी। नॉर्मेलिटी के लिए एक हमारा फार्मूला होता है n फैक्टर मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी, कि अगर आप मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपकी नॉर्मेलिटी आ जाती है। अब काफी स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये n फैक्टर क्या होता है। n फैक्टर बेसिकली हमारा क्या होता है भाई, जैसे यहाँ पे दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा क्या फार्मूला है भाई, H2SO4। अब इसके लिए n फैक्टर क्या होता है भाई, अगर आपने पढ़ा हो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास अपॉन में। अब जैसे कि एसिड है तो उसकी बेसिसिटी। अब आप पूछो सर ये बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, कितने H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस कर सकते हैं, वो क्या उसकी बेसिसिटी है। अब यहाँ पे मोलर मास H2SO4 का कितना होता है हमारा 98 अपॉन में बेसिसिटी क्या, कितने H डिस्प्लेस हो सकते हैं। अब H2SO4 में कितने H है भाई, यहाँ पे 2 H है, तो इसको यानी बेसिसिटी कितनी है इसकी 2। तो ये जो 2 आया है ये क्या आ गया भाई हमारा n फैक्टर आ गया है। क्या आ गया हमारा 2 n फैक्टर आ गया है। मतलब नॉर्मेलिटी किसके बराबर, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब इस स्टेटमेंट के अंदर आपको दे रखा है भाई नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आपको मोलैरिटी गिवन है 2 मोलर है, n फैक्टर कितना है 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी आपकी 2 × 2m, तो 2 × 2 4m। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा अभी हमारा बी, m नहीं भाई सॉरी n, क्योंकि हमने उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो आंसर क्या रहेगा अभी हमारा 4n। अब इसकी जगह पे अब आप ये मत सोचना एग्जाम में यही पूछा जाए, यहाँ पे पूछ लेगा भाई मान लिया अगर 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 2n हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह कोई बेस दे देगा, ठीक है, कि जैसे सेकंड टाइप की क्वेश्चन में बना लेता हूं इसी में, और में नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्या बतानी है भाई, नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब यहाँ पे क्या गिवन आपको, बेस गिवन है। जैसा कि आपको पता है इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपॉन बेस है तो उसकी एसिडिटी आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर हो गया, मोलर मास अपॉन में उसकी एसिडिटी। अब बेसिसिटी क्या था, कितने H पॉजिटिव डिस्प्लेस हो रहे हैं, एसिडिटी क्या हो जाएगा, कितने OH नेगेटिव डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो NaOH हमारा फार्मूला है, एक ही OH डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि जो इसका N फैक्टर है वो क्या होगा, एक, यानी इसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों सेम होंगे क्योंकि इसका N फैक्टर क्या है भाई हमारा एक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारा 2 नॉर्मल। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर एग्जाम में आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन देना चाहता है एग्जामिनर कि थोड़ा सा ऐसा कि स्टूडेंट को सोचना पड़ जाए, तो मान लिया आपको दे देगा भाई CH3COOH कि 2 मोलर एसिटिक एसिड है, बताओ इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। ऑप्शन वही 2 नॉर्मल, 4 नॉर्मल, N/2 नॉर्मल और N/4। क्लियर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, सर आपने H2SO4 में 2 H निकाले थे तो 2 से डिवाइड कर दिया था, N फैक्टर हमारा 2 आ गया था। अब यहाँ पे तो 4 H है, यानी आंसर क्या रहेगा N/4, लेकिन ऐसा नहीं है, सॉरी N/4 नहीं, 4 N फैक्टर आ गया तो 4 को 2 मोलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नॉर्मल आ गया। लेकिन आप देखोगे 8 नॉर्मल तो कहीं पे आंसर है ही नहीं इसका। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CH3COOH की आपको डिसोसिएशन आनी चाहिए। ये किसके अंदर टूटेगा भाई, CH3COO नेगेटिव प्लस में HA पॉजिटिव, एक प्रोटॉन रिलीज हो रहा है ना कि 4, यानी जो इसकी मोलैरिटी है वही इसकी नॉर्मेलिटी रहेगी। आंसर क्या रहेगा भाई हमारा 2N। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको मैक्सिमम जो टाइप आपके लिए आ सकती है वो मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप उसको अभी यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए मोलर सॉल्यूशन, सेकंड है भाई, ए मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl has a density of 1.21 ग्राम पर ml। क्या दिया गया है के मोलर सॉल्यूशन NaCl का जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.21 ग्राम पर ml है। क्या पूछे इसने, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, आपको क्या बतानी है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है। ऑप्शन है आपके 2.35, ऑप्शन बी है आपका 1.143, ऑप्शन सी है आपका 1.5 एंड ऑप्शन डी है आपका 1.356। क्लियर है। अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, मोलर का मतलब क्या होता है। अब 2 वर्ड होते हैं, एक मोलर होता है, एक मोलल होता है। मोलर का मतलब क्या होता है, मोलर का क्या मतलब होता है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है। और मोलल का क्या मतलब होता है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्यूशन नहीं होता, यहां पे क्या आता है, पर केजी ऑफ ए सॉल्वेंट, यानी आपको वॉल्यूम नहीं दिया है। देखो पूछी क्या है, मोलैरिटी। अब सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन एक बात सोचिए आप, वॉल्यूम तो आपको गिवन ही नहीं है, आपको क्या गिवन है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, आपको मास गिवन है। तो यहां पे एग्जामिनर ने आपको क्या दे रखी है, डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाई वॉल्यूम। मास आपको गिवन है 1000 ग्राम, वॉल्यूम आपको निकालना है, डेंसिटी उसने दे रखी, इसको इस साइड ले आएंगे, यहां से आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप जो है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपकी क्या आ जाएगी,
मोलरिटी आ जाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको डायरेक्ट वेट और वेट गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, मोलरिटी पूछे तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला में पुट कर देंगे। लेकिन अगर आपको डेंसिटी गिवन है तो पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन कर लेना भाई, इसका आंसर रहेगा आपका बी, 1.143 जो है इसका आंसर है। क्लियर है? तो याद रखना है, अगर उसने मोलर दिया होता यहाँ पे, मोलर की जगह मोलर होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1000 पुट कर देते, हमें डेंसिटी का कुछ जो रिलेशन है वो यहाँ पे नहीं लेना पड़ता क्योंकि मोलर दिया उसने। तो ऐसे ही एग्जामिनर आपको पजल कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द नॉर्मेलिटी ऑफ a 100 ml solution of sodium hydroxide which contain 4 gram of NaOH is, ऑप्शन है आपके ए 0.5, बी 1.0, सी 1.5, डी 2.0। क्या बताना है अभी आपको? नॉर्मेलिटी बतानी है एक 100 ml सॉल्यूशन की। किसका 100 ml सॉल्यूशन? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसके अंदर क्या लिया गया है भाई? 4 ग्राम NaOH सॉल्यूशन लिया गया है। अब नॉर्मेलिटी का क्या फार्मूला होता है भाई? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम। अब वेट कितना है भाई यहाँ पे? 4 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा भाई इसका? मैंने पहले भी बताया है, मोलर मास अपॉन में उसकी एसिडिटी। अब इसके पास जो है एक ही OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? OH है। तो इसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास 1 होगा अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 100 ml के लिए पूछा है। ये 10 पे गया, ये 10 पे 2 0 से 2 0, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 1 नॉर्मल। तो आंसर क्या रहेगा अभी हमारा? 1.0। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है उसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, क्या दे रखा है इसके अंदर है? 3.65 ग्राम ऑफ HCl इज डिजोल्व्ड इन 16.2 ग्राम ऑफ वाटर। कि 3.65 ग्राम HCl है, उसको डिजोल्व किया गया है 16.2 ग्राम ऑफ वाटर। याद रखेंगे भी वाटर लिखा है इसने, मतलब यहां पर उसने क्या दिया है? सोलवेंट दिया है। ठीक, आगे क्या बोला है इसने स्टेटमेंट में? द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl in the resulting solution is आपको बताने हैं मोल फ्रैक्शन HCl के। ऑप्शन है आपके ए 0.1, बी 0.2, सी 0.3, डी 0.4। अब आपको पता है भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम? मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl निकालें तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मतलब पहले हमें यहां पर मास दिया है, आपको वेट दिया है, लेकिन चाहिए क्या हमें? मोल। अब मोल किसके बराबर होते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास, या फिर गिवन मास बाय मोलर मास। तो पहले हम HCl के मोल निकाल लेंगे। कितना है HCl का वेट? 3.65 अपॉन मोलर मास HCl का कितना होगा? एक हाइड्रोजन का और 35.5 क्लोरीन का, तो कितना होगा हमारा? 36.5। तो ये कितना आ गया भाई? 1/10, या इसको लिख सकता हूँ 0.1। ये मोल किसके आगे? HCl के। फिर हम मोल निकाल लेंगे H2O के। कितना वेट है? 16.2। अब वाटर है, क्या फार्मूला? H2O, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, 2 और 16 18। यहां से इसके मोल आ जाएंगे। फिर HCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो HCl के मोल डिवाइड बाई मोल ऑफ HCl प्लस मोल ऑफ वाटर। तो इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी कि जो
मोल फ्रैक्शन होंगे HCl के वो कितने होंगे भाई हमारे 0.1 जो है मोल फ्रैक्शन इसका आएगा। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है इसने, द नॉर्मेलिटी ऑफ 2.3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज। अब आई थिंक मेरे को ये अब समझाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट अभी सबसे पहला क्वेश्चन हमने कुछ इसी प्रकार का किया था कि नॉर्मेलिटी का क्या रिलेशन है, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी 2.3 है, यहाँ पे n फैक्टर H2SO4 के लिए 2 है, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई 4.6 नॉर्मल, ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है। उसके बाद आता है 6th क्वेश्चन। क्या है 6th क्वेश्चन, इन ए सॉल्यूशन ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन, एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसके अंदर है 7.8 ग्राम बेंजीन है, ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला दिया गया है C6H6 एंड 46 ग्राम ऑफ टोलिन। टोलिन का ही फार्मूला दिया गया है ब्रैकेट में C6H5CH3। ठीक है। और पूछा क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज। आपको बताने हैं बेंजीन के मोल फ्रैक्शन। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सेम यहाँ पे भी वही तरीका अपनाना है। क्या होगा, इसके मोल निकाल लेंगे पहले, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन किसके बराबर हो जाएंगे, इसका वेट बाई मोलर मास। मोलर मास इसका कितना होगा 78, तो यहाँ से इसके मोल आ जाएंगे। फिर टोल्यून के मोल निकाल लेंगे भाई, मोल ऑफ टोल्यून कैसे आ जाएंगे। अब इसका मोलर मास कितना होगा हमारा, पहले ये है इसका वेट, मोलर मास निकाल लेंगे 12 × 72, 72 और 5 77 और 3 77 और 3 80 और 80 और 12 कार्बन का 92। तो यहाँ से इसके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, सॉरी इसके मोल आ जाएंगे। तो ये भी आ गया आपके पास, ये भी आ गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/6 कि जो मोल फ्रैक्शन होंगे बेंजीन का वो क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/6। अगर किसी का कुछ और आंसर आता है तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, अदरवाइज आपको तरीका जरूर समझ में आ गया कि इसको सोल्व कैसे करना है। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 7th क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.54 mm। आपको क्या दिया गया भाई, वाटर का वेपर प्रेशर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कितना है 17.54 mm। अब क्या किया गया है, व्हेन 20 ग्राम ऑफ ए नॉन आयनिक सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड, व्हेन 20 ग्राम ऑफ ए नॉन आयनिक सब्सटेंस इज dissolved in 100 gram of water, dissolved in 100 gram of water, the vapor pressure is lowered by 0.30 mm। क्या बोला इसने, अब ये देखो ये आपको प्योर का वेपर प्रेशर दे दिया इसने, क्या मान लेंगे P0, इक्वेशन करवाई हुई है मैंने। वहन 20 ग्राम ऑफ नॉन आयनिक सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड, जब इस वाटर के अंदर एक नॉन आयनिक सब्सटेंस डिसॉल्व कर दिया गया यानी सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया गया, तो वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो गया 0.30 mm। ठीक है। तो आगे क्या पूछा इसने, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। आपको बताना है उस सब्सटेंस का मोलिकुलर मास क्या है। ऑप्शंस आपके सामने, ए 200.8, बी 206.88, सी 210.5 और डी 215.2। अब इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूं भाई। हमने रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी पढ़ा था और फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी पढ़ी थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक रिलेशन आया था हमारा P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर है चाई बी। फिर हमने चाई बी को क्या पुट कर लिया था भाई N2 बाई N1 प्लस N2
अगर सॉल्यूशन बहुत बहुत डाइल्यूट हो तो इसको मैं नियरली इक्वल टू क्या लिखता हूँ, N2/N1। N2 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, N1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट। अब यहां पर क्या हो गया हमारा भाई, एक प्रकार से ये मोल फ्रैक्शन हो गए सोल्यूट के और ये मोल फ्रैक्शन हो गए सोलवेंट के। तो यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे P0A माइनस PS अपॉन P0A किसके बराबर होगा, N2 की जगह क्या रख दूंगा, W2/M2 इंटू N1 क्या हुआ, W1/M1, M1 ऊपर चला जाएगा अपॉन में W1। तो इसने क्या पूछा है, मोलिकुलर मास ऑफ द सबस्टांस, यानी कि ये जो सबस्टांस है जो सोल्यूट ऐड करा है इसका मोलिकुलर मास पूछा है, यानी M2 पूछा है। प्योर का दे रखा है इसने, सॉल्यूशन कितना डिक्रीज हो वो दे रखा है इसने, डिवाइड में प्योर का कर लेंगे। W2 आपको पता है M2, M1, M2 तो निकालना है, W2 इसने बता ही दिया कितने ग्राम ऐड किया है, 20 ग्राम। तो 20/M2 हो जाएगा इंटू 1000/W1 कितना दिया है इसने, अच्छा ये है, इसका कितना आ जाएगा वेट, 18। क्लियर है। तो इस प्रकार से भाई आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। तो इसका जो आंसर रहेगा 7th का वो रहेगा भाई हमारा C, 210.5 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है अभी इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड, क्या बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोयल्स लॉ। आपको कुछ पेयर दे रखे हैं, वहां पे उन पेयर में से आपको बताना है कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब सॉल्यूशन हमारे दो तरह के होते हैं भाई, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल क्या थे, विच ओबे रोयल्स लॉ, जो किसको फॉलो करते हैं भाई, रोयल्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्या था रोयल्स लॉ, PA इज इक्वल टू चाहे P0A, PB इज इक्वल टू चाहे B P0B। तो जो इसको फॉलो करे आइडियल, जो इसको फॉलो ना करे यानी PA नॉट इक्वल टू चाहे A P0A और PB नॉट इक्वल टू चाहे B P0B। तो ये क्या हो गया हमारा आइडियल और नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल दो तरह का होता है, एक वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और एक वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, PA क्या मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा चाहे P0A से, और PB जो ग्रेटर देन मिलेगा चाहे भी P0B से। जबकि इसमें नेगेटिव है, लेस देन मिलेगा, यानी इसमें डेल्टा HB पॉजिटिव होगा, डेल्टा V भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो, लिक्विड पेयर शो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोयल्स लॉ। तो इसके लिए भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उनके एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे। डिफरेंस मिलेगा आपको बुक के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में मैंने भी करवा रखा है, तो वहां पर आप देखोगे उनके एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, तो पेयर क्या क्या है, पहला पेयर है वाटर नाइट्रिक एसिड, सेकंड पेयर है एसीटोन क्लोरोफॉर्म, थर्ड है वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डी है बेंजीन मिथेनॉल। क्लियर है, इस प्रकार से है। तो आपका ऑप्शन इसके अंदर रहता है भाई बेंजीन और मिथेनॉल, ये क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे तीन एग्जांपल ये ऑटोमेटिक कौन से हो गए, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो यहां से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद 9th क्वेश्चन आता है आपका, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, फॉर द determination of molecular weights, for the determination of molecular weights
रोयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली, कि अगर हमें क्या निकालना हो, किसी का मोलिकुलर वेट निकालना हो, तो रोयल्स लॉ कब एप्लीकेबल होगा? ऑप्शन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑप्शन बी concentrated solution of electrolyte, concentrated solution of electrolyte. Option C dilute solution of non electrolytes, dilute solution of a non electrolytes. And option D concentrated solution of non electrolytes. क्लियर है? अब ये जो क्वेश्चन है भाई, अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए वो ऐसा नहीं है कि केवल बीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इवन नीट, आईआईटी, जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस एप्लीकेबल रहते हैं, वहां पर भी ये लेवल आपका होता है क्वेश्चंस का। आईआईटी अगर आप मेन या एडवांस की बात करते हो तो वहां पर आपको ये क्वेश्चंस जरूर मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को, इन लेक्चर्स को केवल ये ना सोचे कि बीएससी फाइनल ईयर के लिए, सॉल्यूशन आपने कहीं पे भी पढ़ी हो, हर एक केस में ये क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन रहता है भी आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब हम रोयल्स लॉ करवाते हैं तो वहां पर ये बात स्पेशल मेंशन की जाती है भाई कि जो रोयल्स लॉ है वो एप्लीकेबल है किन कंपाउंड के मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने के लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड in a closed container, in a closed container depends upon। अब मैंने भाई आपको वेपर प्रेशर बताया हुआ है। क्या होता है वेपर प्रेशर? इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। अब वो किस बात पे डिपेंड करता है? जब हमारा एक क्लोज्ड कंटेनर हो। ऑप्शन ए है भाई हमारा अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी है हमारा सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। ऑप्शन सी है हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दिस। तो भाई इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। वैसे वेपर प्रेशर में मैंने बताया हुआ भाई कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा क्या बनेगी? उसकी वेपर बनेगी, और उतना ही ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन रोयल्स लॉ स्टेट्स दैट, कि किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए रोयल्स लॉ क्या कहता है? ऑप्शन ए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कि जो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है वो किसके बराबर होता है? सोल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन उसके बराबर होता है। बी ऑप्शन है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कि जो वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली होगा या इक्वल होगा। सी द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ऑप्शन डी आपका वैसे बोल देता हूं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट। तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट बी किसके बराबर था? चाई बी के बराबर था। चाई बी क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो जो रिलेटिव लोअरिंग है वो किसके बराबर होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट के बराबर होती है। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन, किन में से कौन सा जो है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए करेक्ट
नहीं है। ऑप्शन ए डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर है 0, बी डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर है 0, सी डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर है 0 एंड ऑप्शन डी ओबेज रॉयट्स लॉ। ठीक है, तो क्या पूछा है इसने, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब स्टूडेंट क्या करते हैं पेपर में हड़बड़ी में ये देखेंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइडियल, एकदम से टिक कर देंगे हाँ आइडियल तो ओबे करते हैं रॉयट्स लॉ को, लेकिन इसने यहाँ पे स्पेशल लिखा नॉट करेक्ट। अब आइडियल में डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होती है और रॉयट्स लॉ को भी ओबे करते हैं, तो नॉट करेक्ट तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डेल्टा एस मिक्सिंग। क्या होती है ये, एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए ट्रू व्हेन, which of following is a true when components forming an ideal solution are mixed। इनमें से कौन सा ट्रू है, अगर आप कोई कंपोनेंट है जिसके अंदर हमारे आइडियल सॉल्यूशन उनको मिक्स करते हैं। ऑप्शन ए डेल्टा एच एम बराबर है Vm बराबर है 0, डेल्टा Vm है ये। सेकेंड डेल्टा Hm लेस देन डेल्टा Vm हो। सी है डेल्टा Hm इक्वल टू डेल्टा Vm बराबर है 1 एंड ऑप्शन डी है डेल्टा Hm ग्रेटर देन डेल्टा Vm। अब इसने ट्रू पूछा है किसके लिए, आइडियल के लिए। इसका आंसर ऊपर वाले में भी आ चुका था हमारा, डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, तो इस ये केस हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हेन टू लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स्ड, कि दो लिक्विड्स हैं वे हमारे, व्हेन टू लिक्विड्स, वो लिक्विड्स मान लिया ए एंड बी, उनको क्या कर दिया जाता है भाई, मिक्स कर दिया जाता है। व्हेन टू लिक्विड्स ए एंड बी आर ए mixed, then their boiling point greater than both of them, clear है। what is the nature of the solution, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, आपको बताना उस सॉल्यूशन का नेचर क्या है। ऑप्शन ए है आइडियल सॉल्यूशन है, ऑप्शन बी है नॉर्मल सॉल्यूशन है, ऑप्शन सी है नेगेटिव डेविएशन विद नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और ऑप्शन डी है पॉजिटिव डेविएशन विद ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर है। ये बताने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं जिसमें हम पढ़ते हैं एजियोट्रोप। एजियोट्रोप्स बेसिकली क्या होते हैं भाई, दीज आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या होते हैं भाई, कि मिक्स करने के बाद भी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है। दो तरह के एजियोट्रोप बनते हैं मिक्सिंग के बाद, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या बनते हैं भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होते हैं, मिक्स करने के बाद जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम आए। मैक्सिमम क्या होता है, मिक्स करने के बाद जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई आए। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, इसने क्या बोला, दो सॉल्यूशन ए और बी थे, उनको मिक्स किया गया और उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आया उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, तो किस कंडीशन को वो फॉलो करा है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, नेगेटिव डेविएशन विद ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एट लो कंसंट्रेशन, एट ए लो concentrations the statements that
the statement that a equimolar solution, the statements that a equimolar solution under a given set of experimental conditions, under a given set of experimental conditions have equal osmotic pressure. Experimental conditions have equal osmotic pressure is true for. आपको बताना है कि जब कंसंट्रेशन लो हो, the statement that equimolar solution under a given set of experimental condition have equimolar osmotic pressure, किसका होगा इक्वल वेपर osmotic pressure? ऑप्शन ए solutions of non electrolyte only, solutions of non electrolyte only. ऑप्शन बी solutions of electrolyte only. ऑप्शन सी all solutions, कोई भी solution आप ले लीजिए उनका इक्वल होगा. एंड ऑप्शन डी none of above. तो यहाँ पे देखिए ये एक क्वेश्चन इस टाइप का पहले भी आया था जहां पे हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट को सिलेक्ट किया था, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे. अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिलेशन, अब आप एक बार अंतर समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब डिफरेंस क्या होता है. तो हमारा P = ICRT, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, वेंटो फैक्टर मल्टीप्लाई बाई CRT. C आपको पता है कंसंट्रेशन, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है हमारा टेम्परेचर. अगर किसी सॉल्यूशन के लिए I की वैल्यू 1 हो जाए तो ये दोनों ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, 2 हो जाए तो डबल हो जाएगा, 3 हो जाए तो ट्रिपल हो जाएगा. अब I की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि सपोज करो हमने कोई सॉल्यूशन लिया. अब अगर इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है भाई, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो टूट जाएंगे. यानी सपोज कीजिए ए बी को इलेक्ट्रोलाइट था तो किसमें टूटा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. तो इसके लिए जो आई की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, एक ये बन गया एक ये बन गया, तो कितनी वैल्यू आ गई, टोटल 2 वैल्यू आ गई. यानी आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इक्वल तो नहीं हुआ. लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना तो वो आयंस में टूटेंगे नहीं. यानी इसका जो आंसर है वो क्या रह जाएगा, हमारा ए रह जाएगा. क्लियर है. तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू.